हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप इसको देख के फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक ये सॉल्यूट है और ये एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। अब ये जो सॉल्यूट है, जब ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है तो स्टार्टिंग में तो जैसे ही हम इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में डालते जा रहे हैं तो AB जो है वो रेगुलर डिसॉल्व होता जा रहा है। तो AB डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो हम बोलेंगे दिस सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, यानी इसमें AB डिसॉल्व होता जा रहा है अभी। लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट AB का जब डिसॉल्व हो जाता है, जब एक पर्टिकुलर अमाउंट AB का इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, तो उसके बाद फर्दर AB डिसॉल्व नहीं होता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ही पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है और वो मैक्सिमम अमाउंट जब जो उसकी कैपेसिटी है वो सॉल्युबल हो गई, उसके बाद वो आगे सॉल्युबल नहीं होता है। तो जब किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट AB अब आगे फर्दर सॉल्युबल नहीं होता है तो हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट आ गया और इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इस सॉल्यूशन को फिर हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो जब AB रेगुलर डिसॉल्व हो रहा है तो सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, और जब सॉल्यूशन में अब फर्दर AB डिसॉल्व होना स्टॉप हो गया, या यूं बोलो इस सॉल्वेंट में फर्दर AB डिसॉल्व होना स्टॉप हो गया, अब हम डाल रहे हैं नहीं डिसॉल्व हो रहा है, तो अब इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो ही सॉल्युबिलिटी के बराबर आ जाएगी। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो ही इसकी सॉल्युबिलिटी के बराबर आ जाती है, और मोलरिटी सॉल्युबिलिटी के बराबर है तो इसलिए यूनिट भी मोल्स पर लीटर हो गई। तो सबसे पहले तो आपको सॉल्युबिलिटी का मैंने कंसेप्ट क्लियर किया कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी इज द मोलरिटी ऑफ सोल्यूट इन गिवन सॉल्यूशन इन गिवन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो AB सॉल्यूट है उस समय उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ही कंसंट्रेशन, उसकी मोलरिटी ही उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की मोलरिटी है वो ही उसका क्या है? सॉल्युबिलिटी है। अब अगर मैंने इसमें और AB डाल दिया तो अब ये AB जाएगा और इनसॉल्युबल की तरह पड़ा रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हम हमको भूख लग रही थी, मतलब हम अनसैचुरेटेड थे, अब हमने खाना खाना स्टार्ट किया, ठीक है, फूड इनहेल करना स्टार्ट किया, ठीक है, ईटिंग स्टार्ट की हमने, तो हम जैसे ही ईटिंग स्टार्ट करेंगे, खा रहे हैं, तो जब तक हम ईटिंग कर रहे हैं तब तक हम अनसैचुरेटेड है। एक टाइम आएगा जब हम बोलेंगे नहीं अब हम आगे नहीं खा सकते हैं, तो हम सैचुरेटेड हो गए, ठीक है, तो उसके बाद हम एक्स्ट्रा नहीं खा सकते। तो उसी तरह से एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट, एक पर्टिकुलर सॉल्यूट का एक पर्टिकुलर अमाउंट ही अपने अंदर डिसॉल्व कर पाता है, और वो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है किसी सॉल्वेंट की, किसी सॉल्यूट की सॉल्वेंट में, वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ही उसकी सॉल्युबिलिटी के बराबर है, और इस कंसंट्रेशन को हम मोलरिटी के टर्म में देखते हैं। अब अगर हमने इसमें AB और डाल दिया तो वो इनसॉल्युबल सॉलिड AB है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, और ये T1 टेम्परेचर पर। अब हमने सपोज करो हीट किया, तो हीटिंग की वजह से क्या होता है? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है जनरली। तो हीट किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये जो इनसॉल्युबल सॉल्यूट है, ये जो इनसॉल्युबल सॉल्यूट है बेटा, ये इसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो ये T2 टेम्परेचर पर नया सॉल्यूशन बन गया। अब ये हाइपर सॉल्यूशन है, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें AB रेगुलरली डिसॉल्व हो रहा है, AB आगे डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। आपने और AB डाल दिया, ये सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन आपने हीट कर दिया, तो हीटिंग की वजह से क्या हुआ? ये इनसॉल्युबल मास वापस अंदर डिसॉल्व हो गया। T2 टेम्परेचर है, T2 जो है वो ग्रेटर है। अब ये हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, यानी इसकी जो कैपेसिटी थी इस सॉल्वेंट की इस सॉल्यूट के साथ, ठीक है, वो उससे ज्यादा है यहां पर।
टेम्परेचर T2 से वापस T1 आएगा तो जो एक्स्ट्रा इनसॉल्युबल मास है वो ऊपर सरफेस पर लेयर के फॉर्म में या प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वापस सॉल्यूशन से आउट हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेट कब आएगा? प्रेसिपिटेट आएगा बेटा हाइपर सैचुरेटेड कंडीशन में, ठीक है। हाइपर सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर ही, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही जो एक्स्ट्रा मास सोल्यूट का होता है, जो सॉल्यूशन में किसी तरह चला गया, जैसे हीट करके हमने इसको अंदर जबरदस्ती डिसॉल्व कर दिया, तो टेम्परेचर वापस जब नॉर्मल होगा तो रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा हमने सोल्यूबल किया था, ये 10 ग्राम सोल्यूबल इनसोल्युबल मास है, ये 10 ग्राम इनसोल्युबल मास है, तो 10 ग्राम प्रेसिपिटेट वापस आ जाएगा। इसीलिए हम सोल्युबिलिटी हमेशा टेम्परेचर पर, जब भी हम सोल्युबिलिटी के डिस्कस करते हैं तो टेम्परेचर को भी डिस्कस करते हैं कि 8298 केल्विन टेम्परेचर, यानी 298 केल्विन टेम्परेचर पर जो सोल्युबिलिटी है वो डिस्कस करते हैं, यानी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट, सोल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अब हम, तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या हुआ कि सोल्यूट अलग अलग टाइप के हैं। अब कोई सोल्यूट रैपिडली डिसॉल्व हो जाता है, जैसे 1 लीटर वाटर के अंदर 30 ग्राम NaCl नमक इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो नमक जो है, NaCl जो है वो गुड सोल्यूट है वाटर के अंदर, गुड सोल्यूबल सॉल्ट है, वो एक अच्छा सोल्यूबल सॉल्ट है बेटा। तो तो हम यहां सोल्युबिलिटी के बेस पर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्यूट की सोल्युबिलिटी के बेस पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हाईली सोल्युबल, जैसे NaCl नमक हो गया, CaCl2 हो गया, ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और अच्छे खासे अमाउंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। मॉडरेटरी, ठीक है। और दूसरा होता है स्पेरिंगली सोल्युबल। स्पेरिंगली सोल्युबल का मतलब होता है वेरी लेस, लिटिल सोल्युबल, बहुत कम सोल्युबल होता है वो, लिटिल सोल्युबल है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं बेटा। तो यहां पर यही कुछ लिखा है मैंने, तो हाँ एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं इसको डिस्प्ले करने से पहले, कि जो सोल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। तो स्पेशली आयनिक सोल्यूट की जो सोल्युबिलिटी है वो लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। अब लैटिस एनर्जी क्या है, सॉल्वेशन एनर्जी क्या है, ये मैं केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस कर चुका हूं, ये मैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूं। फिर भी हल्का सा शॉर्ट आइडिया देके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ डिटेल में चला गया लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी, तो हम हमारे ओरिजिनल टॉपिक से भटक जाएंगे, यानी डाइवर्ट हो जाएंगे। लैटिस एंथैल्पी तो क्या होता है, जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनता है, जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनता है उसके गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन से, तो जो एनर्जी रिलीज हो जाती है वो लैटिस एनर्जी है। जैसे 1 मोल NaCl बना तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो NaCl की लैटिस एंथैल्पी हुई, लैटिस एनर्जी हुई। 1 मोल MgCl2 बना, 1 मोल CaCl2 बना, 1 मोल AnCl3 बना, कोई भी आयनिक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, उसका 1 मोल बन रहा है, तो जितनी वो 1 मोल आयनिक कंपाउंड उसके गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन से मिलकर बन रहा है, तो 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनते समय जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा, वो उसकी लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होने का मतलब वो क्रिस्टल ज्यादा स्टेबल है और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उसके आयंस क्लोजली और स्ट्रांगली बाउंडेड है एक दूसरे के साथ। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ऐसे आयनिक कंपाउंड इजीली डिसॉल्व होंगे जिनका लैटिस एंथैल्पी कम होगा, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी कम होने पर ही वो सॉल्वेंट में उसका लैटिस आसानी से, लैटिस का मतलब क्रिस्टल, वो लैटिस आसानी से इजीली उस सॉल्वेंट में स्प्रेड हो पाएगा, टूट टूट के अलग हो पाएगा, सोल्यूबल हो पाएगा। दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट की नेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो आयन होते हैं वो आयन सॉल्वेंट के साथ आयन डायपोल अट्रैक्शन रखते हैं। जैसे वाटर की बात करूं मैं, पोलर मीडियम की बात कर रहा हूं पहले, तो जैसे वाटर है, तो वाटर एक अच्छा पोलर सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो वाटर के अंदर जब NaCl गया तो जो Na+ है वो वाटर के ऑक्सीजन का जो नेगेटिव पोल है इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेगा। Cl- जो है वो
हाइड्रोजन के पार्शियल मतलब इसका जो पॉजिटिव पोल है, यानी हाइड्रोजन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वो अट्रैक्शन रखेगा। तो ये हो गया डायपोल। आपको मालूम ही है डायपोल है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये आयन है, तो आयन और ये भी आयन है, ये दोनों आयन है और ये डायपोल है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? आयन डायपोल अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? आयन डायपोल, वाटर का डायपोल और ये आयन डायपोल अट्रैक्शन। इस आयन डायपोल अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर दफे वाटर ही एज अ पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, हम कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो इसलिए कॉमन टर्म सॉल्वेशन एनर्जी है। अगर ये सॉल्वेशन, ये आयन डायपोल अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये डिसॉल्व होने के बाद ज्यादा स्टेबल हो गया। ये आयन डायपोल अट्रैक्शन ज्यादा है तो रिलीज होने वाली जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो ज्यादा है। तो दो डिफरेंट एनर्जीज के बारे में मैंने डिस्कस किया, लैटिस एंथैल्पी और सॉल्वेशन एंथैल्पी। लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। तो ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिनकी लैटिस एनर्जी तो कम हो और सॉल्वेशन एनर्जी हो ज्यादा, तो वो बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, वो बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो हमारा जो है SE का मतलब सॉल्वेशन एनर्जी और LE का मतलब लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी। तो अगर ये है तो यहां पर ये चीज इनसॉल्युबल हो जाएगी और ये आयनिक कंपाउंड। लेकिन अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है, यानी वो सॉल्वेंट में जाके अच्छा आयन डायपोल अट्रैक्शन दे रहा है, पोलर मीडियम की बात कर रहा हूं, और अच्छी एनर्जी रिलीज कर रहा है, और इधर से इसका लेटिस एनर्जी कम है, लेटिस एनर्जी कम है, तो उसको लेटिस को ब्रेक होने में, स्प्रेड होने में कोई परेशानी नहीं आएगी, वो इजीली हो जाएगा, तो ये सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है सॉल्युबिलिटी को लेके कि आपसे कोई पूछे कि एक आयनिक कंपाउंड रैपिडली सॉल्युबल है तो ऑब्वियसली उसका उस पोलर मीडियम में सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है और उसका लेटिस एनर्जी कम है, तभी वो सॉल्युबल हो रहा है। अब जनरली क्या होता है, इस पोलर मीडियम में आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है, पोलर मीडियम में जो आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो इसीलिए ज्यादा अच्छी होती है कि पोलर मीडियम जो होता है वो आयन के साथ गुड आयन डायपोल अट्रैक्शन रखता है या क्रिएट होता है वहां पर। तो पोलर मीडियम में आयंस के साथ अच्छी स्ट्रेंथ वाला गुड आयन डायपोल अट्रैक्शन क्रिएट होता है, जनरेट होता है, बनता है। इस वजह से सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है और वो सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन यही अगर हम कोवलेंट सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, पिरिडीन, CCl4, क्लोरोफॉर्म इनकी बात करें तो इस केस में क्या होता है, ये कोवलेंट सॉल्वेंट जनरली नॉन पोलर होते हैं या लिटिल पोलर होते हैं, लेस पोलर होते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड को ज्यादा अच्छा आयन डायपोल अट्रैक्शन नहीं दे पाते हैं या दे ही नहीं पाते हैं। जैसे बेंजीन है तो बेंजीन नॉन पोलर है, तो बेंजीन तो आयन डायपोल अट्रैक्शन दे ही नहीं पाएगा जो उसके अंदर आयंस बनेंगे। तो इस वजह से कोवेलेंट सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड की न के बराबर होती है, यानी वेरी लेस होती है या फिर इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट था और इन सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट को मैंने थोड़ा सा डिस्प्ले किया है। The solubility of ionic solid in water varies a great deal. Some these, like calcium chloride, are so soluble that they are hygroscopic in nature and even absorb water vapor from atmosphere. हाँ, ये ब्लू फॉन्ट में जो लिख रखा है वो इससे आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत बार आता है ना, ये हाइग्रोस्कोपिक आयनिक कंपाउंड है, CaCl2 हुआ, NaOH हुआ, KOH हुआ, ये सारे हाइग्रोस्कोपिक है। यानी अगर आप इसको ओपन एटमॉस्फेयर में रख दोगे, ठीक है, तो ये धीरे धीरे इतने वाटर में सोल्यूबल है, इनकी वाटर के साथ इतनी ज्यादा एफिनिटी होती है कि ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी आप NaOH को या CaCl2 को वॉच ग्लास में या किसी भी प्लेट के अंदर आप निकाल के 5-7 दिन तक रख दो, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब फर्स्ट डे आपने रखा था तो वो सॉलिड था, पर धीरे धीरे उसने वाटर वेपर्स को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लिया है।
ठीक है। तो और बहुत सारे, अब यहां पर बाकी आप खुद ही रीड कर लो पोस्ट करके जो मैंने बताया। अदर सच एज लिथियम फ्लोराइड हैव अ सो लिटिल soluble that they are commonly termed as insoluble. The solubility depends upon number of factors, important amongst which are the lattice enthalpy of the salt and the solvation enthalpy of the ions in a solution, जो हमने बहुत अच्छे से अभी डिस्कस कर लिया बेटा। ठीक है, अब इनको आप पोस्ट करो और रीड करो। ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस किया है कि इसको पोस्ट करके रीड करो। जो मेरा अभी डिस्कशन है वही लिखा हुआ है इसमें। फिर ये लिखा हुआ इन केस ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट, ये भी मैंने अभी डिस्कस किया कि कोवेलेंट सॉल्वेंट में अंदर, कोवेलेंट सॉल्वेंट के अंदर आयनिक कंपाउंड बहुत कम डिसॉल्व होता है। क्यों कम डिसॉल्व होता है? क्योंकि वो नॉन पोलर है, तो वो आयन डायपोल अट्रैक्शन बना नहीं पाता है और सॉल्वेशन एनर्जी बन नहीं पाती है इसकी। अच्छा, फिर मैंने बताया कि हम सॉल्युबिलिटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कैटेगरी 1 हाईली सॉल्युबल या सॉल्युबल, जिनकी सॉल्युबिलिटी 0.1 मोल पर लीटर से ज्यादा होती है, हम उनको गुड सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। कैटेगरी सेकंड में स्लाइटली सॉल्युबल है, मॉडरेटरी है, इनकी सॉल्युबिलिटी 0.01 एम से तो ज्यादा होती है लेकिन 0.1 एम से कम होती है। ये एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट किया हुआ है मैंने। और स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट उनको बोलते हैं जो 0.01 एम यानी 0.01 मोल्स पर लीटर से भी कम सॉल्युबल है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेरेंगली सॉल्युबल। तो आप याद रखें, अगर 0.1 एम से 0.1 एम मतलब 0.1 मोल्स पर लीटर से ज्यादा अगर कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो रहा है तो गुड सॉल्युबल है। और अगर वो 0.01 एम से कम सॉल्युबल है तो वो स्पेरेंगली सॉल्युबल है। और इन दोनों के बीच का है तो मॉडरेटरी और स्लाइटली सॉल्युबल है। हम अब आगे और बढ़ते हैं बेटा। तो अब सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कंसेप्ट बनाया हुआ है। और बेसिकली हम यहां पढ़ रहे हैं स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, क्योंकि हमारे सिलेबस में है सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जो मेरे साथ नोट्स बनाते हैं वो लिख लें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरेंगली का मतलब होता है लेस सॉल्युबल, जो बहुत कम सॉल्युबल हो, यानी जिसकी सॉल्युबिलिटी 0.01 एम से भी कम हो। और ऐसे ऐसे जो सॉल्यूट होते हैं, मैं वाटर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। वाटर सॉल्वेंट मैंने यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो मैं वाटर सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि अधिकतर बुक्स में सॉल्वेंट वाटर ही लिया हुआ है। तो AgCl हुआ, AgBr हुआ, AgI हुआ, मैं लिख देता हूं। जैसे ये AgCl हुआ, AgBr हुआ, AgI हुआ, जिंक ZnCl2 हुआ, Cu2Cl2 हुआ। जनरली जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके हैलाइड्स, सल्फेट्स, जनरली सारे नहीं, है ना, वो स्पेरेंगली सॉल्युबल होते हैं। लिथियम क्लोराइड हुआ, ठीक है ना, इस तरह से BeSO4 हुआ, एक्सेट्रा। यहां PbCl2 हुआ, PbI2 हुआ। तो ये सारे के सारे स्पेरेंगली सॉल्युबल, स्पेलिंग देख लेना बेटा, स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ये। स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है मतलब वेरी लेस सॉल्युबल। हम इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत कम डिसॉल्व होते हैं, यानी 1 लीटर में 0.01। अब इनकी सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻2 एम हो सकती है, 10⁻⁻3 एम हो सकती है, x × 10⁻³ हो सकती है, x × 10⁻⁴ m हो सकती है, x × 10⁻�6। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, कुछ भी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो 1 to 9 x की वैल्यू, ठीक है ना, जैसे x.y
लिखते हैं ना अपन 3.5, तो x की वैल्यू, ठीक है ना, जैसे x 3.5 इंटू 10⁻³ हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो ये स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब ये हुआ कि वो बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है, बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे ज्यादा मतलब स्टूडेंट पढ़ते वक्त या बहुत बार टीचर्स भी इस पॉइंट को स्किप कर जाते हैं, जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। और जो लेस सॉल्युबल होते हैं वो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। कोई भी लेस, अगर आपसे कोई पूछे कि हम लेस सॉल्युबल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो दो तरीके हैं। आप एक तो है ना, उसको डिसॉल्व करके देख लो, आपने डिसॉल्व कर रहा तो बहुत ही कम अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है, या फिर डिसॉल्व करके और अब आप यहां आपके पास ऑलरेडी कोई सॉल्यूशन है, उसमें सोल्यूट प्रेजेंट है, अब आपको पूछा जा रहा है कि ये सोल्यूट लेस सॉल्युबल था कि मोर सॉल्युबल था, तो अब आप कैसे करोगे? आप देखोगे हमने तो डिसॉल्व किया ही नहीं था, हमको कैसे मालूम? तो उसका दूसरा तरीका है, इसको आप थोड़ा कूल करो। जैसे थोड़ा सा कूल करोगे तो कूलिंग की वजह से क्या होगा, जो सॉल्युबल पार्ट है वो तेजी से प्रेसिपिटेट होता है। तो किसी सॉल्यूशन से सोल्यूट अगर थोड़ा, जब वापस सुनो, किसी सॉल्यूशन से सोल्यूट कूलिंग करने पर तेजी से प्रेसिपिटेट हो जाए, यानी अपन ने कूल किया और तेजी से प्रेसिपिटेट हुआ, थोड़ा सा ही कूल हुआ और प्रेसिपिटेट हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि वो सोल्यूट लेस सॉल्युबल है। अब ध्यान दो बेटा, अब ये जैसे हमारे पास एक सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में मैंने AgCl डाल दिया, जो कि मैं बोल रहा हूं बहुत कम सॉल्युबल है। या अपन कॉमन ही बात कर लें, AB की बात कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये अंदर जाके सॉल्युबल तो हो, अंदर डाल दिया अपन ने, अब अंदर डाल दिया तो होगा क्या, बहुत कम सॉल्युबल होगा। तो इसमें से सपोज करो मैंने 10 ग्राम डाल दिया AgCl, अब 10 ग्राम में से हुआ क्या, 10 ग्राम में से ये सोल्युबल हुआ, कितना हुआ, बहुत कम। जब ये बहुत कम सोल्युबल हुआ तो अब यहां पर इसका मतलब ये पूरा पोर्शन तो सोल्युबल होगा ही नहीं, ये यू का यू रह गया। अब ये रह गया 9.9 ग्राम, 9.9 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम डिसॉल्व हुआ, जो कि बहुत कम हुआ। अगर मैं मोल की बात करूं तो AgCl का मोलिकुलर मास कितना होता है बेटा, अगर मोल की बात करूं तो मोल क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम 0.1, और AgCl का मोलिकुलर मास होता है 143.5। तो आप देख लो मोल के टर्म में तो बहुत ही कम हो गया है, मोल के टर्म में तो क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 143.5, ठीक है। तो ये एक 100 ml सॉल्यूशन ले रखा है और उसमें मैंने 10 ग्राम AgCl डाल दिया, तो 10 ग्राम अंदर गया और 10 ग्राम अंदर जाने के बाद थोड़ा सा सोल्युबल हो गया, 0.1 ग्राम सोल्युबल हो गया, 0.2 ग्राम सोल्युबल हो गया, तो ये बहुत कम सोल्युबल हुआ। तो मैं बोलूंगा AgCl स्पेरेंगली सोल्युबल सॉल्ट है। और अब ये रिमेनिंग, अब क्या हो गया, अब यहां पर ये सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया, ये सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया। और जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है तो इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज हो जाता है, क्योंकि हम ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी पढ़ चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो मैंने बताया था कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, यानी अगर हम सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दें या किसी सॉल्यूट के अंदर बहुत ज्यादा वाटर डाल दें, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात चल रही है बेटा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज कम होता है, लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता जाएगा। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम क्या अज्यूम करते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में
हम ये अज्यूम करते हैं, अज्यूम क्या करते हैं, ऐसा ही होता है बेटा कि वो जो हमने सोल्यूट डिसोल्व कर रखा है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोल्व कर रखा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोल्व कर रखा है किसमें, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में है, यानी एक बहुत सारा सॉल्वेंट ले लिया और उसमें थोड़ा सा सोल्यूट डिसोल्व है तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो अब इस केस में वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% आयोनाइज होगा क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है इस वजह से। तो अब मैं यहां बात करूं तो ये यहां पर जो 0.1 ग्राम AgCl है, ठीक है ना, वो किस फॉर्म में होगा, अंदर Ag प्लस एंड Cl माइनस के फॉर्म में, और यहां मैं ब्रैकेट में नीचे सब स्क्रिप्ट में एक्वस लिख रहा हूं, मतलब वो वाटर में है, एक्सेस ऑफ वाटर में है। तो अगर मैं इसको यहां लिखूं, इसको मैं यहां लिखूं, मैं यहां हटा देता हूं पहले बेटा क्योंकि ये चीज तो अब समझ में आ गई। अब मेरे को क्योंकि स्पेस चाहिए नीचे मेरे को, अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इसके बारे में बात करूं तो यहां पर क्या है, AB है, लेकिन AB की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, ये वाला AB है, और जितना भी डिसॉल्व हुआ है, जितना भी इसमें डिसॉल्व हुआ है, सारा का सारा किस फॉर्म में है, आयोनाइज फॉर्म में है, सारा का सारा आयोनाइज फॉर्म में। अगर ये AgCl है, जहां AgCl को मैंने AB कहा है, और ये A प्लस है और ये B माइनस है, अब यहां पर क्या हुआ, ये A प्लस और B माइनस है। अब यहां एक इक्विलिब्रियम, यहां पर क्या होगा, एक आयनिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कैसा है, A प्लस B माइनस तो एक्वस है यानी सॉल्युबल है, सॉल्यूशन में है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करके, ये दोनों आपस में कंबाइन करके तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन करके इसमें कन्वर्ट हुए, और ये फिर आयोनाइज होके इसमें तो एक आयनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, इसमें एक आयनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। सॉलिड स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट वर्सेस सॉल्युबल आयंस। सॉलिड ये क्या है, ये है सॉलिड इनसॉल्युबल स्पेरेंगली, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट, और ये क्या है, सॉल्युबल आयंस। इनके बीच में आयनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ। इनके बीच में क्या मेंटेन हुआ इस सिस्टम में, जो ये दिख रहा है, तो ये हमारे पास हो गया AB सॉलिड, ये वाला, और ये हो गया हमारे पास A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। अब इसका आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लूं, A प्लस B माइनस AB। हम केमिकल इक्विलिब्रियम से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं बेटा कि सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, सॉलिड कितना भी लो उसका एक्टिव मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सॉलिड का एक्टिव मास चेंज नहीं होता है, क्योंकि एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिव मास क्या होता है, N/V, ठीक है। तो एक्टिव मास कभी भी चेंज नहीं होता है क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N होता है, ठीक है। मैं फिर कहूंगा, अभी हम वापस इस टॉपिक में नहीं जाएंगे कि सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट क्यों होता है, अभी इसको इग्नोर करो और याद करो, और अगर इसको समझना है तो मेरे केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टार्टिंग वाला वीडियो देखो या पार्ट 2 देखो। तो अब यहां पर ये सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट है, तो किसी भी सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, तो इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया। अब ये चीज, ये जब किसके अंदर है, ये सॉल्यूशन में है, ये यहां है, तो हम यहां इसको एक नया कांस्टेंट बोलते हैं KSP, एक नया कांस्टेंट दे रहे हैं हम, इसका नाम दे रहे हैं KSP। क्या दे रहे हैं इसका नाम, KSP। KSP क्या होता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। व्हाट
व्हाट इज केएसपी? तो केएसपी होता है बेटा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो केएसपी इज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। बेसिकली सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? किसी भी स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, किसी भी स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, उसके आयंस उसके आयनिक प्रोडक्ट है। यानी ये तो हटा दो, सॉल्यूशन तो ये सॉलिड नहीं है, ये सॉलिड जो है ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। सॉल्यूशन तो ये ब्लू वाला है, जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन कौन सा हो गया? ये सॉल्यूशन हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, ये सॉल्यूशन होगा बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AB। ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AB। और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AB में जो A प्लस और B माइनस का प्रोडक्ट है, A प्लस और B माइनस की जो कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट है, उसी के प्रोडक्ट को हम क्या कह रहे हैं? KSP। यानी A प्लस और B माइनस गिवन टेम्परेचर पर। तो KSP इज द ionic product of ions which present in saturated solution of given solute at given temperature। ये ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है टेम्परेचर चेंज होने से, अभी आपने देखा सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्योंकि बहुत ही कम डिसॉल्व हो रहे हैं, तो ये जो सॉल्यूशन बना है वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी हम 100% आयोनाइज लेते हैं, मानते हैं। अगर आपको कहीं न्यूमेरिकल में दे दिया जाए कि जो पार्ट डिसॉल्व हुआ उसका 80% ही आयोनाइज हुआ, तो फिर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होगा, जो मैं अभी आगे क्लास में बताने वाला हूं। ठीक है ना? लेकिन यहां तो अभी जो पॉइंट है उस पर ही फोकस करो आप, क्योंकि बहुत जने ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले कुछ पढ़ रखा होता है, तो वो बोलते हैं सर अगर वो 80% ही आयोनाइज हो रहा है डिसॉल्व होने के बावजूद भी, स्टॉप। हम वो बात बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हो सकता है आज वाली क्लास में भी हो जाए, पर डिपेंड करता है टाइम कितना बच रहा है क्लास में। अब देखो हो क्या रहा है, वापस समझो। हमने AB सॉल्यूट डाला, AB ये सॉलिड है, ये इनसॉल्युबल था। अब इस इनसॉल्युबल पार्ट को हमने इसका जो ये इनसॉल्युबल है, तो इसका कुछ पार्ट, वेरी लिटिल पार्ट AB सॉल्युबल हुआ। क्या हुआ? बहुत ही कम पार्ट इसका क्या हुआ? बहुत ही कम पार्ट इसका सॉल्युबल हुआ। ठीक है? ये वेरी लिटिल मास, वेरी स्मॉल मास, वेरी लिटिल मास क्वांटिटी, वेरी लिटिल क्वांटिटी। अब ये सॉल्युबल होने के बाद क्या हुआ? ये पूरा का पूरा आयोनाइज हो गया। ठीक है? अब ये पूरा का पूरा जो आयोनाइज हो गया, तो हुआ क्या बेटा? ये पहले इसका इस सॉलिड डाला, ये सॉलिड डाला हमने किस में डाला? सॉल्यूशन में। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? इस सॉलिड का बहुत ही कम पार्ट डिसॉल्व हुआ, और जितना भी पार्ट डिसॉल्व हुआ वो बहुत कम है, तो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट बना। सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट बना, तो इस वजह से ये जितना भी AB डिसॉल्व हुआ पूरा आयोनाइज हो गया। तो सॉल्यूशन के अंदर ये वाला AB इनसॉल्युबल AB होगा क्या? नहीं, सॉल्युबल AB नहीं होगा। सॉल्युबल AB नहीं होगा, सॉल्युबल AB नहीं होगा। वो जो सॉल्युबल AB है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। तो अब क्या हो गया? ये वाला इक्विलिब्रियम बन गया। ठीक है? यानी ये A प्लस B माइनस जितना इसमें कन्वर्ट हो रहा है और उतना ही ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हुआ जो मैंने समझाया, थोड़ा सा वापस समझा दिया। तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड है। ठीक, और ये क्या है? ये सॉल्युबल आयंस है। ये क्या है बेटा? सॉल्युबल आयंस है। ठीक है?
इसका मतलब हम स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें जितना भी अमाउंट स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का जितना भी अमाउंट डिसॉल्व हुआ है वो सारा अमाउंट अनआयनाइज्ड फॉर्म में अज्यूम कर रहे हैं कि आयनाइज्ड फॉर्म में ये ध्यान रखना बेटा। अब ध्यान दो, अब हम जैसे AgCl का मेरे पास सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, AgCl का सेचुरेटेड सॉल्यूशन है तो इसका मैं KSP क्या लिखूंगा, बस अब मुझे इससे मतलब ही नहीं है, ये तो सॉलिड है, इसके सेचुरेटेड सॉल्यूशन में मैं अब क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा Ag प्लस और Cl माइनस। पर ध्यान रखना सॉल्यूशन सेचुरेटेड होना चाहिए। अगर मैंने Ag2CO3 लिया सॉलिड तो वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस Ag प्लस एंड CO3 माइनस 2। तो इस केस में जो KSP हो जाएगा वो हो जाएगा Ag प्लस का स्क्वायर और कार्बोनेट आयन CO3 माइनस 2 की पावर 1। तो ये आयनिक प्रोडक्ट है। अगर मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट ले रखा है बेटा, तो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होगा, Al2SO4 होल थ्राइस ट्वाइस एल्यूमिनियम प्लस 3 एंड थ्राइस सल्फेट। अब मैं इसका आयनिक प्रोडक्ट लिखूं, KSP की वैल्यू लिखूं सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए गिवन टेम्परेचर पर, तो Al प्लस 3 का स्क्वायर ये 2 की पावर आ जाएगी और ये SO4 माइनस 2 की पावर 3 ये होगा बेटा। तो यहां हो गया ये 2, तो ये 2, ये हो गया हमारे पास 3, तो ये हो गया हमारे पास 3। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए बोर्ड पे कि KSP को कैसे लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। अब हम यहां पर सपोज करो AgCl के S मोल आयोनाइज सॉल्युबल हुए तो S मोल ही 100% आयोनाइज हो जाएंगे। तो अब इस केस में इसकी सॉल्युबिलिटी S लिखूंगा, इसकी S लिखूंगा, इसकी सॉल्युबिलिटी S लिखूंगा, इसकी सॉल्युबिलिटी S लिखूंगा। तो अब मेरे पास KSP क्या आ जाएगा, S इंटू S, तो S स्क्वायर, और इस केस में KSP की यूनिट हो जाएगी मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स 2। अगर मैं इसकी जगह ले लिया मैंने आपके सामने Ag2CO3, तो Ag2CO3 के अगर Ag2CO3 के भी S मोल, या S हम इसलिए ले रहे हैं कि हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो S टर्म यूज कर रहे हैं। जब हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात कर रहे थे तो अल्फा ले रहे थे, इक्विलिब्रियम में X ले रहे थे, PCl5 is PCl3 plus Cl2 1 minus X X X, AB gives A plus B minus 1 minus alpha alpha alpha। या सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो जो अमाउंट सॉल्युबल हो रहा है उसको S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, या S नहीं बेटा, ये कितना है, इसका 1 मोल इसका 2 मोल दे रहा है, तो जितना भी सॉल्युबल हो रहा है उसका डबल Ag मिलेगा यानी 2S मिलेगा और कार्बोनेट 1 मिलेगा। तो अब यहां पर अगर हम KSP की बात करें तो Ag प्लस क्या आ जाएगा, Ag प्लस का स्क्वायर एंड CO3 माइनस 2 का, तो क्या हो जाएगा 2S इंटू S, 2S का स्क्वायर इंटू S यानी 4S स्क्वायर आ गया बेटा, 2S का स्क्वायर इंटू S 4S क्यूब आ गया बेटा, और यूनिट हो जाएगी मोल क्यूब। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, यहां पर यूनिट हो जाएगी मोल क्यूब लीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा बेटा। अगर मैंने Al2SO4 होल थ्राइस लिया तो क्या होगा, ट्वाइस Al प्लस 3 थ्राइस SO4 माइनस 2 KSP इक्वल्स टू Al प्लस 3 का स्क्वायर
SO4 -2 का होल क्यूब। अब यहां पर जितना एल्यूमिनियम सल्फेट डिसॉल्व हुआ है उसके डबल तो हमारे को मिलेंगे एल्यूमिनियम, और उसके ट्रिपल मिलेंगे सल्फेट। ये डबल मिलेगा, ये रहा 2 और ये रहा 2s 3s। तो ये ध्यान दो, तो अब ये हो जाएगा 2s का स्क्वायर 3s का होल क्यूब 4। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, तो आंसर आएगा 108s5। अब केएसपी की यूनिट अलग अलग जगह अलग अलग है। यहां पर केएसपी की यूनिट आ जाएगी मोल की पावर 5 लीटर इनवर्स -5। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम, अब हमारे को क्वेश्चन एक सिंपल ही, यहां तो केएसपी गिवन होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और एस पूछ लेंगे, यहां एस गिवन होगा, सॉल्युबिलिटी गिवन होगी मोल्स पर लीटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो केएसपी पूछ लेंगे। एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए बेटा। अब इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे AXBY मेरे पास एक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं XA + Y + B - X। एक कंपैरिजन के लिए एग्जांपल ले लेता हूं मैं, Al2O3 2Al + 3 3O - 2। इज इट क्लियर? अगर मैं इसका केएसपी लूंगा तो क्या आ जाएगा, A + Y B - X और यहां y आएगा बेटा। कंपैरिजन कर लो, जैसे यहां x की वैल्यू, ये x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। अच्छा, पावर आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी, यहां पावर x आ जाएगी, यहां पावर y आ जाएगी। अब मैं यहां पर ले लूं तो यहां पर आ जाएगा KSP = Al + 3 की पावर 2 O - 2 की पावर 3। अब अगर हमें एक, तो ये आ गया बेटा। अब मैं यहां इसका क्या आ जाएगा, XS आएगा और यहां आएगा YS, XS × S, ठीक है ना, ये है XS, और इधर ये आ जाएगा मेरे पास 2S और 3S। कंपैरिजन में बता रहा हूं। तो अब यहां पर जो हमारे पास KSP आ जाएगा वो आ जाएगा XS की पावर X, XS की पावर X × Y, YS की पावर Y। तो यहां पर क्या आ जाएगा, KSP = 2S की पावर 2 3S की पावर 3। चलो देखो बेटा, अब हम इतना बड़ा नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये आ रहा है KSP = 4s² × 27s³ और इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 108s5। ये आ, तो हम इसका एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूं मैं। हमेशा आपको जब भी कोई सॉल्ट आ जाए बेटा, तो आप क्या लिखो, KSP = S तो आना ही है, KSP = S तो आना ही है। आगे लिख दो Z क्या है बता रहा हूं मैं, और पावर लगा दो X + Y। हम फास्ट कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, KSP = ZS X + Y। ठीक है। अब Z, आप पूछोगे सर Z क्या है, तो Z है बेटा X की पावर X, Y की पावर Y। Z क्या है, X की पावर X और Y की पावर Y। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं।
वो रहा एग्जांपल। तो यहां अब मेरे पास Al2 और 3 का लिखने को आया तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा KSP इक्वल टू S लिख देंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सबसे पहले क्या लिखो, KSP इक्वल टू S लिख दो, KSP इक्वल टू S लिख दो, लिख दिया। x प्लस वाई मतलब 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 यानी 5 आ गया। कंपैरिजन कर लो, z की वैल्यू निकालू मैं, तो z की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो z की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू है मेरे पास 2, 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 3, 4 इंटू 27 ये आ गया मेरे पास 108। तो z की वैल्यू क्या आ गई 108। तो मैं क्या लिखूंगा 108 s की पावर 5, जो कि देखो पहले से ही हमने सोल्व कर रखा था ये। तो हम डायरेक्ट कर ले, हम अगर एक बार ये समझ में आ गया तो आप बहुत तेजी से क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम में, ठीक है। इतना बड़े कैलकुलेशन में जाओगे नहीं आप, ठीक है ना। तो इस तरह से हम KSP की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब यहां पर और कोई चीज आपको स्लो लगे तो वीडियो को फास्ट कर सकते हो, फास्ट लगे तो स्लो कर सकते हो। कोई चीज समझ में नहीं आए पॉज करके रिमाइंड करके देख लो, ध्यान दो बेटा। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं जो अधिकतर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, जैसे AlCl3। अब AlCl3 का KSP निकालना है तो यहां x की वैल्यू 1 है बेटा, y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, z की वैल्यू निकाल लूं, z हो जाएगा 1 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, तो z की वैल्यू हो गई 27। z की वैल्यू निकाल ली तो 27 और s की पावर x प्लस y यानी 4, यानी AlCl3 के लिए KSP इक्वल टू आ जाएगा 27s4। कितना फास्ट आ गया बेटा। अब यहां पर स्टूडेंट कुछ मिस्टेक करते हैं, C3PO4 होल ट्वाइस। अब ये आ गया तो बेटा यहां x, इस 4 से मतलब नहीं है, फास्फेट आयन है बेटा। यहां पर x की वैल्यू तो 3 है और y की वैल्यू 2 है, ठीक है। x की वैल्यू, क्योंकि फास्फेट अपने आप में एक पूरा अलग से आयन है PO3-3, ठीक है ना। तो इसको ये एक आयन है -3 वाला। तो ध्यान दो, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 की पावर 3। z की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 3 की पावर 3, y की वैल्यू क्या है 2 की पावर 2, जो अभी हमने सोल्व किया था 108। अब इसका KSP क्या आ जाएगा, z की वैल्यू 108, z की वैल्यू 108 s पावर x प्लस y 5 आ गया। यहां पर मैंने एक कुछ स्टूडेंट ने ऐसा किया था, अब BaSO4 है। अब इसमें क्या हुआ, उन्होंने x की वैल्यू तो ले ली 1, y की वैल्यू ले ली 4। रॉन्ग बेटा, रॉन्ग। सल्फेट, फास्फेट, कार्बोनेट, ये तो एक सिंगल आयन है बेटा, ये 1 ही होगी। क्योंकि मैं अगर BaSO4 को आयोनाइज करूं तो Ba+2, बस अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो यहां x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर, 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1, x की पावर x इंटू y की पावर y, यानी z की वैल्यू यहां 1 आ गई। KSP इक्वल टू क्या आ जाएगा, z की वैल्यू 1 s x प्लस y, तो KSP इक्वल टू s स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और सोल्युबिलिटी पर कॉमन आयन इफेक्ट किस तरह से पड़ता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं।